अब तो बड़ा आसान हो गया है ना कि आप घर में ही बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो हमारी फिजिकल क्लासेस हैं उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकती है? हम सब ने ऑलरेडी ये चीज़ कोरोना में विटनेस कर ली है। तो जैसे कोरोना आया लगा था कि लाइफ बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, बच्चे बड़े खुश थे कि पढ़ाई से जान छूट जाएगी। ऑनलाइन स्टडीज़ ने कुछ भी रुकने नहीं दिया। हर किसी का अपना गोल है कि किसने कहाँ पर जाना है। जैसे मैंने कहा था कि मेरा एक ये था, मैं जब उम्रे पे भी गई तो मैंने वहाँ पे भी अपने लिए दुआ की कि या अल्लाह मैं मेरे से कुछ ऐसा करवाना कि जिसमें मैं दूसरों को हेल्प कर सकूँ। नॉलेज जो है वो खाली बुकिश नॉलेज नहीं होता, एक पूरा एक पैकेज होता है जो आपको किताबों से मिलता है, एक्सपोजर से मिलता है, ट्रैवलिंग से मिलता है, अच्छे लोगों से बात करके मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू लर्न प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारी एक मेहमान जो है वो बड़ी थ्रिलिंग है। काफ़ी देर हमने उनका वेट किया है, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी इंतजार करवाने के बाद वो अभी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अमारा खालिद नाम है उनका, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं, और फिर साथ ही साथ एक फैमिली जो है ना वो बल्कि उनसे उनसे जानते हैं हम कि वो क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम अमारा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम प्रीटी गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड, थैंक्स। सबसे पहले तो आपको इंतज़ार कराने पे बेहद जो है अपॉलॉजीज़। उसकी दो वजह हैं। जैसे अभी आप मेरा इंट्रोडक्शन करा रही थी कि मैं फैमिली काउंसलर हूँ और मैं क्या क्या करती हूँ, तो उस क्या क्या करने में समटाइम्स मल्टीटास्किंग के अंदर इंसान जो है ना वो कहते हैं ना लट्टू होता है। तो वो लट्टू समटाइम्स मल्टीटास्किंग वुमेन भी बन जाती हैं कि एक पाँव इधर होता है, एक पाँव इधर होता है। तो मेरा एक्चुअली बच्चों के स्कूल में फंक्शन था, वहाँ से निकली और माशाल्लाह आपको पता है हमारे जो आजकल सड़कों का हाल है, और गूगल मैप्स तो आपको एक चक्कर गलत दे दें तो कहते हैं ना जिंदगी में एक गलत कदम आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो गूगल मैप्स पे भी अगर आपका एक चक्कर जो है ना गलत हो जाए तो बस फिर आप लेकिन पूरा घूम के वापस आते हैं। फाइनली हम फाइनली आपके पास आ पहुंच गए गए। हैं। हमारा आपने अपने एजुकेशन सफर का जो आगाज है वो कहाँ से किया? सो मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो लाहौर से ही है, और विद दैट मेरे कुछ जो हैं आप कह लें कि सर्टिफिकेशन डिप्लोमास वो मेरे अब्रॉड से हैं, बट जो मेरी प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है वो सारी लाहौर से है। मेरा चूँकि मेरे फादर बाहर होते थे तो आना जाना लगा रहता था। उसकी वजह से आप कह लें कि कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आई ट्रैवलिंग की वजह से। तो आगे जाके हम उस पे बात करेंगे कि जो मेरी बेसिक एजुकेशन लाहौर से होने के बावजूद जो बहुत ज़्यादा मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया ट्रैवलिंग से, उन दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो वो फिर किस तरह से एक बड़ी यूनिक सी वो चीज़ बनी। तो आप अभी बताइए फिर बिल्कुल। बाद में क्यों? ठीक है। उसमें ये है कि जिस तरह से आप कह लें कि लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस, फिर आप जब कल्चर डाइवर्सिटी की फ्यूजन की बात करते हैं तो जब आप डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर को समझने के लिए उनका जो पेशेंस है, फिर जो उनके रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको लेके जो टॉलरेंस आपके अंदर होती है, वो जब आप बहुत छोटी एज से आप सीख रहे होते हो तो वो बेसिकली सारा के सारा क्या जो है, जैसे आप एक स्पॉन्ज हो, आप वो सारा कुछ जो है अपने अंदर वो चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं, बिल्कुल। ऐसा ही है। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे होते हैं वो चीज़ें एज अ स्टूडेंट आपको नहीं पता होती जूनियर लेवल पे, लेकिन वो आगे जाके आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो मैं हमेशा ड्रामेटिक्स में आगे थी, डिबेट्स में आगे थी, फिर आगे आप स्पोर्ट्स की बात कर लें, कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी आया, तो वो अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, कई बहुत से लोगों ने पूछा भी कि लगता नहीं है क्या पाकिस्तान से पढ़ी हुई हैं। जब आप बात करें कि सर्टेन कुछ क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, टीचर्स वगैरह ने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बैकग्राउंड कहीं बाहर से है कुछ, तो मैं उन्हें बताती थी कि नहीं, हाँ ट्रैवलिंग ज़रूर की है, बहुत छोटी उम्र से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रही। तो जो मुझे अब समझ आती है इस स्टेज पे आके ये कि उसी का बेसिकली जो था ना वो सारी जो इंटीग्रेशन थी, क्योंकि नॉलेज जो है अभी हम बात करेंगे आगे जाके डिजिटलाइजेशन पे, तो नॉलेज जो है वो खाली बुकिश नॉलेज नहीं होता, एक पूरा एक पैकेज होता है जो आपको किताबों से मिलता है, एक्सपोजर से मिलता है, ट्रैवलिंग से मिलता है, अच्छे लोगों से बात करके मिलता है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत कुछ एक दूसरे से सीखेंगे, तो ये सारा बेसिकली एक पैकेज होता है। और जिसके अंदर डिजिटलाइजेशन जब से आई है, ग्लोबलाइजेशन जब से आई है, तो उसने जो है वो तड़का लगा दिया एक। मैंने कहा था ना वैसे कि आज की जो गेस्ट है ना माशाल्लाह से बहुत ही फास्ट है। मेरे ख्याल में तो आपको एक होस्ट भी होना चाहिए, बातों में रवानी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारा जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कल्चर है, ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तालीम के मामले में। मुझे लगता है कि आपको शायद अपने बैकग्राउंड में उस तरह से मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जिस तरह से पाकिस्तान में औरतों को नॉर्मली करना पड़ता है, राइट और नॉट? नॉट एग्जैक्टली। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि जो हम मिलेनियल्स वाली जनरेशन थी, उनकी जो मदर्स थी, उनका एक मेन टारगेट क्या था कि बेटी जैसे ही बैचलर्स करेगी, मास्टर्स करेगी, फ़ौरन शादी कर देनी है। तो जब आपका टारगेट ही घर में एक बन गया हो कि एजुकेशन लेनी है ताकि अच्छी जगह रिश्ता हो जाए और बस फिर बेटी को ब्याह देना है, तो सेम उसी तरह हमारा भी आता है, पंजाबी फैमिली और सेम वही वाली चीज़। तो मास्टर्स करने दिया मेरी मदर ने, बहुत बड़ी बात है, पेरेंट्स का यही था, फादर का ये था कि ठीक है मदर जो कह रही हैं वो कर लो जिस तरह से उनको ठीक लगता है। मास्टर्स करने दिया,
और उसके बाद फ़ौरन शादी हो गई। अब आपको पता है कि मास्टर्स उस टाइम पे एक बड़ी चीज़ थी कि ठीक है मास्टर्स हम कर रहे हैं, अगर उसी चीज़ को अगर आज हम कन्वर्ट करते हैं, स्पेशली ऐसा मास्टर्स जो नॉन टेक्निकल है, क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज़ में था। जब मैं आज के उसको कंपेयर करती हूँ अपने मास्टर्स के, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए फिर मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, मैंने एमफिल किया और सर्टिफिकेशंस की, डिप्लोमास किए, मैं अभी भी पढ़ रही नहीं हूँ। तो हमारा तो आपने शादी से पहले ही डिप्लोमास और नहीं, मैंने शादी के बाद, शादी के बाद शादी शुरू के किया? बाद किए। ओके, तो नाइस। काफ़ी चैलेंजेस थे मुझे भी, ज़ाहिर हम्म, बात है। आप बच्चे हो जाते हैं, आपकी मैरिड लाइफ होती है, फिर अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ के अंदर। तो मैंने उन सब चीज़ों के आगे कंटिन्यू की अपनी हायर एजुकेशन। तो हम्म। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सारा कुछ बहुत स्मूथ था, जर्नी बड़ी स्मूथ थी और लेकिन तो मैं फिर नहीं, मल्टीटास्किंग लेकिन में वे के भी तो बताए ना कि शादी के बाद तो फिर औरतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपना घर भी संभालना, शौहर बिल्कुल भी, फिर होता है। बच्चे भी। इसीलिए मैंने बात की कि मल्टीटास्किंग औरत लट्टू बन जाती है, नहीं, घूमती है देखने फिर वालों को बिल्कुल। बताए ना कि वो लट्टू हाँ, कैसे बने, क्योंकि बिल्कुल। हमारी औरतें तो वो कपड़े और झाड़ू पोंछे से बाहर नहीं निकल रही, तो बिल्कुल। आप कैसे अच्छा, लट्टू बने? यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। सबसे पहले तो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, और उससे पहले भी मेरे ख़्याल में ये है कि जब आप रियलाइज़ कर लेते हो कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि हाउसवाइफ्स जो हैं वो बगैर किसी मकसद के रह रही हैं या उनका कोई मकसद नहीं है। डेफ़िनेटली मैं भी एक सर्टेन टाइम तक हाउसवाइफ़ थी। जब बच्चे छोटे थे सिर्फ़ उन पे फ़ोकस किया, और फिर टाइम के साथ-साथ जो है वो हर चीज़ को बढ़ाया। बस ये होता है कि आपने स्टॉप नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना किसी भी चीज़ को। आप बेशक घर में भी रह रहे हो, अब डिजिटलाइज़ेशन जैसे मैंने बात की है, आपके पास ऑनलाइन इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, बच्चे छोटे हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप ऑनलाइन कोर्सेज़ करो, आप ऑनलाइन हम्म। इंटर्नशिप्स नहीं, करो, इस पर आप इस पर इंटर्नशिप इस लो। पर मैं लेटर जी, आऊंगी वैसे हमारा। आई वांट टू आस्क पर्सनली फ्रॉम जी, यू ना जी। कि आपको आपको अपनी लाइफ में शादी के बाद कौन कौन सी हर्डल्स जो है ना फेस करना पड़ी? आपके हस्बैंड काफी सपोर्टिव थे इस मामले में फिर? एट टाइम्स फैमिली सपोर्टिव होती है और हम्म। एट टाइम्स नहीं होती है, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं और फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका अच्छा हो, तो औरत को ये कहा जाता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। तुम्हें क्या जरूरत है बिल्कुल, एग्जैक्टली? ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक डिस्क्रिमिनेशन भी होती है बिटवीन मेल एंड फीमेल व्हेन इट कम्स टू करियर मेकिंग, कि मर्द को तो लाज़मी कह दिया गया ना कि उसे अपना करियर बनाना है, लेकिन ख़वातीन को ये है कि अगर फैमिली सपोर्टिव है तो फिर तुमने क्या करना है। बट फिर ये होता है कि समटाइम्स लाइफ में सर्टेन अप्स एंड डाउन्स आते हैं जहाँ पे औरत स्पेशली रियलाइज़ करती है, क्योंकि मर्द तो पहले ही कर ही रहा होता है, वो तो अपने फ्लो में काम कर ही रहा है। औरत फिर वहाँ पे रियलाइज़ करती है कि नहीं, मेरी अपनी क्या पोज़ीशन है, मेरे अपने क्या गोल्स हैं, और अगर मैंने अभी अपने लिए कुछ ना किया तो आगे जाके जितनी कॉम्पिटिटिव दुनिया हो गई हुई है, मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे जो मैंने आप कह लें कि सेल्फ रियलाइजेशन थी, वो एक पॉइंट आता है आपकी लाइफ में, वो अल्हम्दुलिल्लाह राइट टाइम पे आ गया। मैं आजकल ख़वातीन को देख रही हूँ, एज अ फैमिली काउंसलर मेरे पास ख़वातीन आती हैं 40s 50s की एज में, वो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया कर चुकी हैं, अब उनको आके रियलाइज़ हो रहा है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, बल्कि आप कह लें कि ये एक मिड लाइफ क्राइसिस भी आता है आपकी लेट 30s एंड 40s के अंदर, जब ख़वातीन को रियलाइज़ होता है कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ जाके फिर मुझे फॉर्चुनेटली ज़रा पहले थोड़ा-सा रियलाइज़ हो गया, आपको तो मतलब मैंने हमारा कंटिन्यू ऐसा कर लिया। कौन कौन सा जी। पॉइंट था, मतलब ऐसी क्या चीज थी जिसको आपको लगा कि नहीं? क्योंकि नॉर्मली हम औरतों की हुँ, जिंदगी तो यही होती है ना कि शादी हो जाए, हुँ, अच्छा शौहर मिल जाए, हुँ, कुछ चार पैसे वाला मिल जाए हुँ, और बच्चे हो जाएं, हुँ, घर हो अपना, हुँ, इनफ है मेरे लिए। हुँ, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है कि आपके अंदर एक सोच आती है कि नहीं, हुँ, मेरी लाइफ का मकसद क्या है? तो हुँ। अमारा को कब ये चीज रियलाइज हुई उसमें कि ये हुआ। मैं ये हाँ। कहूँ कि यार मेरी जिंदगी का क्या मकसद है? हुँ। अच्छा, उसमें ये था कि जब बच्चों को मैंने पढ़ा दिया इस इतना कि उनको मैंने जैसे मेरे बच्चों ने जो बिल्कुल अर्ली स्टेज वाला होता है, जिसको किंडरगार्टन वगैरह हम बोलते हैं, वो मैंने दोनों बच्चों को खुद करवाई है। और उनके फिर डायरेक्ट एडमिशन्स मैंने उनके कराए कि अर्ली के 1 साल उनका बचे और वो घर पे मतलब ज़्यादा एन्जॉय करें, मेरे से उनकी इंटरेक्शन हो। क्योंकि 2 बच्चे हैं, उनको हैंडल करना कंपैरेटिवली गैप भी अच्छा था, तो उस वजह से मैं उनको आप अच्छे से पर्सनली मैनेज कर मैनेज सकते कर थे। सकी मैं उनको। तो और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मतलब मुझे ये था कि ठीक है, मैं एक पढ़ी लिखी माँ हूँ, तो मैं उनके ऊपर जो है ना ज़्यादा फ़ोकस करूँ। फिर जब वो स्कूल गोइंग हो गए, तो वो जो एक पूरा आपके पास टाइम होता है ना, फिर तकरीबन कोई 7:30 8 AM से लेके 1 PM 2 PM तक का, उसमें फिर आप रियलाइज़ करते हो आपके पास हाउस हेल्प भी है, सारा घर का काम तो तकरीबन वो कर रही है, आप मैनेज कर रहे हो, आप घर के एक मैनेजर हो। अब एक मैनेजर होना बड़ी एक अच्छी, आप मैं कहती हूँ कि एक नेमत है, क्योंकि आप खुद सारा कुछ नहीं कर रहे हो, आप काम करवा रहे हो। उस काम करवाने के अंदर फिर आपकी मल्टीटास्किंग आ जाती है, अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, फिर वहाँ पे आपको एक थॉट आती है कि अब क्या सिर्फ मैंने घर के ही काम करवाने हैं?
या तो आप खुद कर रहे हो ना, तो बात है कि आपका बहुत ज़्यादा उसमें टाइम गुजर जाएगा। और फिर उसके बाद फिर ये भी होता है कि जब आप अपने फैमिली में अपने यंग लोगों को देख रहे होते हो, अपने फ्रेंड्स को देख रहे होते हो, अपने सर्कल में देख रहे होते हो, जहाँ पे आपकी ही सेम क्वालिफिकेशन वाली ख़वातीन जो हैं या लड़कियाँ जो हैं, वो बहुत अच्छा अपने आप को ग्रूम करके अपने आप को आगे लेके निकल जाती हैं, और आप फिर अपने आप को आगे 10 साल देखते हो। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे आप सोचो कि अच्छा, आज से 10 साल बाद मैं कहाँ पे मैं होंगी, कहाँ पर मैं हूँ। यही मैनेजर होंगी घर के, और मैं घर के बस काम करवा रही होंगी। हम्म। ठीक है, ये जो थॉट होती है ना, तो ये 10 साल आपको, बाद कहाँ पर पहुंचना होता है वैसे, क्या चाहती है? अगर आप करियर के अंदर, अगर आप कुछ आपने पढ़ा हुआ है या आप कुछ और आगे करना चाहते हो, हम्म। तो आपके जैसे मेरे शुरू से मेरे उसमें था कि अच्छा, मैंने खैर छोटे होते तो मेरा था कि मैंने पायलट बनना है। वो खैर बड़े होते तक अम्मा ने दिमाग से बात निकाल गई, भाई नहीं, पायलट नहीं बनना, बस मास्टर्स करो, शादी करो, बात ख़त्म है। अच्छा, वो चीज़ ख़त्म हुई, लेकिन उसके बाद था कि कुछ करना है जिससे लाइफ लोगों की थोड़ी बहुत चेंज हो मेरी वजह से। उसकी वजह अच्छा, से मैं फिर दैट्स एजुकेशन के अंदर आ गई, मैं वॉलंटियर वर्क के अंदर आ गई। मैंने कुछ एनजीओज़ वगैरह इस तरह की ज्वाइन की, जहाँ पे मतलब आप कह लें कि मॉनेटरी कोई पर्पसेस नहीं थे या कोई इंटेंशंस नहीं थी। वहाँ से करते करते फिर मैंने चीज़ रियलाइज़ की कि जब तक आपकी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं जब वापस फील्ड में आई, मैंने देखा तो मास्टर्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई वैल्यू थी, नहीं। स्पेशली वैल्यू आजकल तो पीएचडी की भी नहीं। बिल्कुल, स्पेशली अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ के अंदर किया है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर आपकी वॉइस को पावरफुल होना है तो आपकी क्वालिफिकेशन को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। क्योंकि जितनी लोग मैंने ख़वातीन देखी उस टाइम फील्ड के अंदर, वो सब यही था कि उनकी माशाल्लाह क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी, वो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ कर रही थी। जस्ट होल्डिंग अ मास्टर्स डिग्री एंड डूइंग नथिंग इन द फील्ड डज नॉट मेक योर वॉइस दैट स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए बड़ा फिर इंपॉर्टेंट था कि मैं फिर वापस मैंने अपने आप को, आप अपने आप को दोबारा से हिम्मत जमा करते हो, कि अच्छा, एज अ स्टूडेंट आपने दोबारा फील्ड में निकलना है, फिर आपने हायर एजुकेशन की तरफ आपने जाना है, और फिर मैं गई। तो यही बेसिकली पॉइंट था कि आप देखते हो कि आपकी क्या सारी ज़िंदगी एज अ हाउस वाइफ गुजर जाएगी, और आप सिर्फ अपने बच्चों को बड़ा कर दोगे, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद बच्चों को आपकी ज़रूरत नहीं रहती, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ आपको आपकी ज़रूरत रहती है। तो वो जो टाइम होता है ना, जिसमें मैं कहती हूँ कि मिड लाइफ क्राइसिस आता है, उस टाइम फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, जिसमें बहुत सी ख़वातीन मेरे पास आती भी हैं उस डिप्रेशन के अंदर। और जो सवाल आपने पूछा कि बेसिकली कहाँ जाना होता है, देखिए, एक हर किसी का अपना गोल है कि किसने कहाँ पर जाना है। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल अपने गोल्स बना लेते हैं, कुछ अपनी फैमिली को लेके गोल्स बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मेरा एक ये था, मैं जब उम्रे पे भी गई तो मैंने वहाँ पे भी अपने लिए दुआ की कि या अल्लाह, मैं मेरे से कुछ ऐसा करवाना कि जिसमें मैं दूसरों को हेल्प कर सकूँ। तो अभी तक कोई बहुत बड़ा तो मैं नहीं कहती कि मैंने कुछ किया है उस चीज़ को लेके, बट इंशाल्लाह मेरे फ्यूचर में गोल्स हैं कि कुछ मैं ऐसा करूँ कि मैं अपने लिए भी चीज़ें करती रहूँ, मैं दूसरों के लिए भी मैं करूँ। तो उसके लिए कुछ ना कुछ मेरा चीज़ें चलती रहती हैं, और फैमिली काउंसलिंग के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा मेरी कंट्रीब्यूशन है कि उसको मैंने सिर्फ वो नहीं रखा हुआ कि मैं इससे कोई पैसे बना रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। मेरे पास 60 to 70% जो केसेस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मैं उनसे चार्ज नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारी जो मोस्टली ख़वातीन इस तरह की आती हैं, वो कोई डाइवोर्स या इस तरह की कोई रिलेशनशिप के मसलों में पड़ी हुई होती हैं, और उनके पास, बेचारों के पास अपने पैसे नहीं होते कि वो अपनी पॉकेट मनी या अपने ऊपर कुछ लगा सकें या कुछ कर सकें। या इवन तो कुछ ऐसी भी मैंने देखी हैं कि जिनके पास, अगर मैं उनको कोई रिकमेंड करूँ कि आप विटामिन डी या B12 खाना स्टार्ट करें, क्योंकि एंग्जाइटी स्ट्रेस में बड़ा ज़रूरी होता है अपने, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ये, और बड़ी अच्छे अच्छे घरों की ख़वातीन हैं, ये मैं ऐसी नहीं बात कर रही कि कोई हमारा लोअर वैसे आप क्लास है। सांस सांस ले लें वैसे थोड़ा सा। मेरी फ्लुएंसी ऐसी है एक ही कॉर्पोरेट ट्रेनर बोला ना आपने। एक ही गो में हाँ, आपने ठक 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 कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एनीवेज, मैं चाह रही थी कि वैसे मैं इस टॉपिक की तरफ भी आऊं। वैसे ठीक है। नॉर्मली जो खवातीन होती हैं जो आपके पास आती होंगी, ठीक है, डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल हमारे माशरे में बहुत आम हो चुका हुआ है, ठीक है। इसके रीजंस क्या हैं? इसका प्रॉब्लम पैसा प्रॉब्लम है, या रिश्तों में दूरी प्रॉब्लम है, या इंसान मतलब किस लाइफ में अपने आप को ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है? क्योंकि आप फैमिली जो है ना वो इस तरह के केसेस देखती रहती हैं। तो क्या एक जो नॉर्मली टॉपिक आपके पास आता है वो किस चीज़ के बारे में होता है? अच्छा, मैं चूँकि फैमिली काउंसलर हूँ, मेरे पास ज़्यादातर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। तो जहाँ आपने जो पहली बात की थी कि वजह तो खैर वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं उस पे आऊँगी तो एक कहा कॉमन रीजन जो है वो। कॉमन रीज़न, जो अगर मैं अपनी सोसाइटी में बात करूँ तो वो ये है कि हमारी ना वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं बहुत जल्दी। लाइक हम लोग वेस्टर्नाइज़ कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग। ठीक है, जब एक कल्चर दूसरे कल्चर की वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है तो या तो उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, या कुछ आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, या आपको उसकी कोई थोड़ी सी लर्निंग और समझ होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं ओल्ड एज होम्स की।
ठीक है। हम आज से 10 साल पहले, 12 साल, 15 साल पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि लाहौर, इस्लामाबाद, तो कराची में हाँ, आपको तो मिलेंगे। में बड़ा आम अब हो आप गया आई थिंक जिस भी बड़ी लोकेलिटी में जाएंगे वहाँ पे आपको एक छोटा मोटा ओल्ड एज होम मिल जाएगा, कुछ बड़े अच्छे लेवल के मिलेंगे। अब ये पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि ओल्ड एज होम्स बन भी गए हैं, वहाँ पे वो भरे पड़े हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं कि जहाँ पे आपको जगह ही नहीं मिलती है। अगर आपने एक दो दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किसी ने मुझे कहा, तो वहाँ पे उनके लिए जगह ही नहीं मिल रही थी कि उनको उनका एडमिशन हो सके। तो ऐसे क्या वजह हुई है? वजह यही हुई है कि हमने चूँकि वैल्यूज़ बहुत जल्दी में उनसे अडॉप्ट की हैं, उसके अंदर हमारी जो गुड वैल्यूज़ थी, हमने उनको भी लूज़ कर दिया है। तो जब इंटीग्रेशन होती है कल्चर की, उसमें हमने क्या करना होता है कि हमने अच्छी चीज़ें अपने पास रखनी होती हैं और दूसरे कल्चर की अच्छी चीज़ें लेनी होती हैं। हमने क्या किया कि अपनी अच्छी चीज़ें दे दी या उनको हम भूल गए, और जो वहाँ से जो भी अच्छा बुरा आ रहा था, बस हम उसको लेने के चक्कर में हैं। उसमें फाइनेंशियल जो चीज़ें हमें भी आ जिसमें रही हमें हैं। फ़ायदा मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। अब जैसे अगर हम कहेंगे जी न्यूक्लियर फैमिली में हमें अगर फ़वाइद मिल रहे हैं, अब हमने ये नहीं देखा कि न्यूक्लियर फैमिली हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, इस्लाम उसकी देता है, उसको कहता है कि एक उसका अलग एक मुकाम है हमारे रिलीजन के अंदर, लेकिन हमारा कल्चर शुरू से जो है ना वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ नहीं था। हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमारे जो यहाँ के बूढ़े लोग हैं उनके लिए कुछ इस तरह की तैयारी नहीं की हुई थी। लोगों को जो लोग थे वो शुरू से जो भी उनका बचता था सेविंग से लेके जो कुछ है वो बच्चों पे लगा रहे थे। उन्होंने अपनी ओल्ड एज के लिए कुछ नहीं रखा। अगर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बनाई भी तो हमारे यहाँ पे उनको सिखाया नहीं गया कि आपने उसकी हिफाजत किस तरह से करनी है। उन्होंने बस बुढ़ापा आया, औलाद के नाम प्रॉपर्टी लगा दी है, औलाद ने किसी तरह से ले ली। अब बहुत से ओल्ड एज होम के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पर्सनली मैं जानती हूँ क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में होती हूँ तो हमारी एक छोटी सी एसोसिएशन में स्टूडेंट्स को लेके वहाँ पे जाती हूँ ताकि उनकी इंटरेक्शन हो और वो देखें कि हमारी सोसाइटी में कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे हमें लोग मिलते हैं ओवर 60 एंड 70 ईयर्स के जो बड़े माशाल्लाह साहिब हैसियत थे अपने वक्त के, लेकिन यही है कि बच्चों ने उनकी प्रॉपर्टी हत्या ली और वो सब चीज़ें हुई और वो अवेयरनेस नहीं थी ना उनको। तो यानी ये लोग आपके पास आते हैं? हाँ, उस तरह के भी आते हैं क्योंकि अब उनका डिप्रेशन क्या है कि वो हम अकेले रह गए हम हैं। हर अकेले रह सेक्टर का अलग एक वो है। जो चलें। हाउसवाइफ्स हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स के मसाइल हैं, उनके हस्बैंड्स के बच्चों की अगर बात आती है तो वहाँ पे जहाँ पे डाइवोर्स के इश्यूज आते हैं, सिंगल पेरेंटिंग होती है, बच्चों की बुलिंग है, तो उस तरह के मसाइल आते हैं। तो हर एज ग्रुप के अपने मसाइल हैं और अगर मैं उसको सम अप करूँ तो मुझे यही लगता है कि हम लोगों ने बहुत जल्दी जो है ना वो वेस्टर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लिया और हमारी बड़ी अच्छी कुछ वैल्यूज़ थी लेकिन वो अब हमें हमारी सोसाइटी में नहीं नज़र आती। अच्छा अमारा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे यू लर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं अब तो बड़ा आसान हो गया है ना कि आप घर में ही बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो हमारी फिजिकल क्लासेस हैं उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकती है? बिल्कुल, हम सब ने ऑलरेडी ये चीज़ कोरोना में विटनेस कर ली है। ठीक है, तो जैसे कोरोना आया लगा था कि लाइफ बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, बच्चे बड़े खुश थे कि पढ़ाई से जान छूट जाएगी। जो मुलाजमीन थे वो खुश थे, जॉब से शायद जान छूट जाएगी, लेकिन इसी ऑनलाइन कोरोना वर्क ने फ्रॉम बहुत कुछ होम बदल ने दिया वैसे। और ऑनलाइन स्टडीज़ ने कुछ भी रुकने नहीं दिया। तो वो तो हम सब ने विटनेस हमने उसको कर ही लिया है। यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए, मैं बात हमेशा करती हूँ जो ख़वातीन है रूरल एरियाज़ की, ऐसी ख़वातीन जो पर्दा करती हैं, जिनको परमिशन नहीं होती घर से बाहर निकलने की या एक सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, ये कुछ होता है कि अच्छा पास में स्कूल है, पास में कॉलेज है, बस यहाँ तक जहाँ तक है लड़की बस वहीं पे तो भेजेंगे, फिर ये वहाँ से देखिए वो ना, पढ़ लेगी। हाँ दूसरे शहर तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते आप। बिल्कुल, दूसरे शहर क्या इवन एक मोहल्ले से निकल के दूसरे मोहल्ले नहीं जा सकती। ठीक है, और ऐसी ख़वातीन या ऐसे लोग जो डिसेबिलिटीज़ का किसी ना किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उनके लिए भी अब माशाल्लाह बहुत से मैं ऐसे लोगों को जब हम मिलते हैं तो देखते हैं कि ऐसे लोग PhDs कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, MBA प्रोग्राम्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं और उनकी हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली पहले कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, बट अब यही लोग अपने आप को मनवा रहे हैं, यही लोग ऑनलाइन यानी बहुत बदल दिया हर बिल्कुल चीज को। तो यू लर्न जैसे प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है कि मजीद चेंजेस ला बहुत सकते ज़बरदस्त हैं ऑनलाइन लेकर आ एजुकेशन के रहे हैं, अंदर। चेंजेस लेकर आ रहे हैं और बहुत सी माशाल्लाह एग्जांपल्स मुझे आप लोगों के पता है प्लेटफॉर्म से भी ऐसी हैं जो गाहे बगाहे मुझे पता चलती रहती हैं कि जो डिस्टेंस लर्निंग
के थ्रू उन्होंने अपने, किसी ने अपना मास्टर्स कर लिया, किसी ने अपना यहाँ से टीचर से गाइडेंस ली, किसी ने अपना इंटरमीडिएट कर लिया, किसी के मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर आए क्योंकि टीचर्स यहाँ के माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं। तो टीचर्स तो आपको पता है जब एक अच्छा टीचर होता है तो चाहे वो मैट्रिक का टीचर ही क्यों ना हो, जब वो गाइडेंस देने पे आता है तो फिर किसी को भी अच्छी गाइडेंस दे सकता है। और अच्छे प्लेटफॉर्म वाले ज़ाहिर बात है फिर आपको पता है कि एक अच्छा टीचर देख के रखते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी अराउंड द, मैं तो ग्लोब ही कहूँगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो होम स्कूलिंग करा रहे हैं अपने बच्चों को। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, लेकिन फिर पेरेंट्स को बहुत चेक एंड बैलेंस भी रखना पड़ता होगा ना। चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। सबसे पहले तो बच्चे का एप्टीट्यूड देखना पड़ता है। जो ज़रा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बड़े इजीली पढ़ लेते हैं, हैंडल हो जाते हैं, बिल्कुल हैंडल हो जाते हैं। बट ऐसा बच्चा जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है सोशलाइजिंग के अंदर, फिर अगेन वही है ना कि पेरेंट्स को पहले देखना चाहिए। अगर 2-3 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ही जो है ना वो होम स्कूलिंग इक्वली बेहतर रहेगी। अगर एक बच्चा अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है सोशलाइज करने में, तो फिर मेरी हमेशा तो रिकमेंडेशन हमारा होती आपको है। नहीं लगता वैसे कि इतना हमारा स्क्रीन टाइम है, वैसे भी मोबाइल का यूज भी बहुत ज्यादा है, फिर बच्चे भी जो है ना वो स्क्रीन देखते रहेंगे, वैसे भी जब वो पढ़ नहीं रहे होते तभी वो मोबाइल मांगते हैं कि यूट्यूब देखना है, ये चीज देखनी है, और टिकटॉक की वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं बच्चे आजकल। तो क्या आपको नहीं लगता कि स्क्रीन ज्यादा देखने से आपके ऊपर जो है वो सेहत के मनफी असरात भी हो सकते हैं? अच्छा, इस चीज़ में ये है कि बहुत से जो बड़े स्कूल्स हैं वो आपको पता हो गया कि उनके जो पैड्स होते हैं, क्लासरूम पैड्स होते हैं, आईपैड्स की तरह के होते हैं। नोटबुक्स तो ख़त्म हो गई हैं, स्पेशली अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पे क्लासरूम्स में तो बुक्स वगैरह तो चलती ही नहीं है, नोटबुक्स तो चलती ही नहीं है। सबके पास अपने पर्सनल पैड्स होते हैं और उसके ऊपर वो उनका क्लास वर्क भी उसी पे ही हो रहा होता है, वही वो घर ले जाते हैं, उसी पे उनका होमवर्क हो रहा होता है। तो एक चीज़ तो ज़ाहिर बात है, हमारी जो इंटरेक्शन है 24 आवर्स वाली वो तो ऑलरेडी स्क्रीन्स के साथ हो ही चुकी है। तो हमें अब, और वो चीज़ पूरी दुनिया में आ रही है, पाकिस्तान में भी आ गई है। आप देखेंगे इवन जो नॉर्मल स्कूल्स भी हैं उसके अंदर भी अक्सर टीचर्स ने काम दिया होता है आपको कि बच्चों ने कुछ ना कुछ सर्च करके आना है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है या कोई वर्ड के अंदर कोई उन्होंने फाइल बना के लेकर आनी है। तो इंटरेक्शन तो है। अब ये मैनेज कैसे करना है, एक तो स्कूल्स को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, पेरेंट्स को इक्विप होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हम किस तरह से बॉडी पोस्चर की मैं अगर बात करूँ तो आप ऐसे नहीं है कि बच्चे अगर अपना काम कर रहे हैं तो बस वो बेड पे लेटे हुए और बैठ के अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल उनको मतलब उनकी बॉडी पोस्चर उनका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उनका और स्क्रीन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ठीक होना चाहिए, उनकी जो नेक पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो सके छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे हम जो कि हमें पेरेंट्स को अभी जो ना फोकस करना चाहिए चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल इससे ये है कि फिर हम जो ज़्यादा बड़ा डैमेज है उससे बचा सकते हैं। इस तरह जैसे ब्लू लाइट स्क्रीन होती है, छोटी छोटी और चीज़ें इस तरह की होती हैं कि लाइटिंग का ख्याल रखें। प्रोटेक्टर्स भी होते हैं, आई प्रोटेक्टर्स भी होते हैं। बिल्कुल फिर आपके रूम की लाइट अच्छी होनी चाहिए कि बच्चा अंधेरे में बैठ के स्क्रीन नहीं यूज़ करा। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स, क्योंकि अब हम इसको ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं बच्चा अब इसके बगैर ही पढ़े, वरना आपको पता है हमारे टाइम पे शायद आप भी जब छोटी होंगी तो थोड़ा सा अगर आधा एक घंटा भी टीवी देख लेते थे तो पेरेंट्स को होता था आंखें खराब हो जाएंगी, टीवी बंद हो जाता था। नहीं ऐसे नहीं होता था हमारे यहाँ, तो यहाँ पर जूता आता था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आप बच्चों को वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बड़े भी नहीं कह सकते क्योंकि बड़े भी हर वक्त मोबाइल पे हैं, तो वो सेंटेंस तो निकल ही गया ना कि आंखें खराब हो जाएंगी, बट डेफिनेटली वो आंखों को डैमेज तो कर रही हैं, लेकिन हमारे पास अब इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो बस मैनेज करना सीखना पड़ेगा हमारे पास। आपको क्या लगता है यूलर्न जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह की मजीद बेहतरी जो है ना वो ला सकता है डिजिटलाइजेशन के अंदर, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर? आप क्या समझती हैं कि इसको मजीद कैसे और बेहतर किया जा सकता है? इसमें भी मुझे नहीं पता कि आप लोग काउंसलिंग के लिए, स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं आई थिंक उनके ऊपर ट्रेनिंग, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस तरह के कुछ कोर्सेज कराए जाएं। और फिर उसके अलावा बच्चों की कम्युनिकेशन के ऊपर ज़रूर काम होना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, बेसिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ताकि जो बुकिश नॉलेज है, जो सिलेबस है उसके साथ साथ आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं बच्चों के वो भी जो है वो इम्प्रूव हों। अच्छा, अगर ओवरऑल बात करें पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के मामले में तालीम में किस तरह की मुश्किलात उनको देखनी पड़ती हैं, या कहाँ पर आप समझती हैं कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट लेवल पर जो है ना वो इसको दूर करना चाहिए? क्या लगता है आपको? अपने उनको प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपने करियर में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी क्या क्या चीज़ें हैं जो एक औरत को फेस करनी पड़ती हैं?
ये गवर्नमेंट लेवल पे तो आप देखें कि हर गवर्नमेंट जो भी आती है वो अपनी तरफ से तो थोड़े बहुत स्टेप्स लेती है। हमारा बजट भी बहुत अच्छा तो नहीं होता एजुकेशन के लिए, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो इस टाइम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़्यादा आई थिंक उनका बनता है कि वो काम करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत से पेरेंट्स के लिए वो देना जो है, आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी का आजकल क्या हाल है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपना ज़रा प्रॉफिट कम रख के यानी एजुकेशन की प्रॉफिट तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं ये। बहुत ज़्यादा रखते हैं। हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का आपको पता है कि वो उनके अपने ही मसाइल चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट चेंज हो गई, कभी बजट के मसले हो गए, कभी कोई और मसले हो गए, बट वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट्स तो आई हैं। जो अगर मैं बात करूँ स्कूल लेवल पे, पहले गवर्नमेंट स्कूल्स का बहुत बुरा हाल होता था। पिछले 8-10 सालों में अगर हम देखें तो काफ़ी इम्प्रूव किया है गवर्नमेंट स्कूल्स ने भी, और अभी आगे भी ज़रूरत है। तो एक तो यही है कि उसको प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़रा अपना, मैं कहूँगी कि अपना रोल ज़्यादा अदा करें, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने पूरा एक सेटअप दिया हुआ है, उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी के अंदर। और जहाँ तक लोगों की बात है, अगर ख़वातीन की हम ख़ासतौर पे बात करते हैं तो अगेन सबसे बड़ी बात बजट की आ जाती है, स्पेशली ऐसी फैमिलीज़ में जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है बेटा और बेटी के दरमियान। क्योंकि हमारा यही है ना कि बेटे ने कमाना है तो उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो बेटर एजुकेशन है एट टाइम्स वो बेटे को दे दी जाती है, हायर एजुकेशन बेटे को दी जाती है, अगर उसको बाहर भी भेजना है तो बेटे की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। तो सबसे पहले तो चैलेंज आपका विद इन फैमिली ही आ जाता है। तो उसमें मैं हमेशा, जो मेरी स्टूडेंट्स भी हैं उनको मैं यही कहती हूँ, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो आगे जाके फेस करेंगी इस चीज़ को, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को। तो मैं नहीं कहती हूँ कि आजकल आप लोगों के पास इंटरनेट है, इवन अगर आप अपने टीन्स में भी हो तो स्टार्ट अर्निंग। कुछ भी आपके अंदर स्किल है, अगर आपको सिलाई करनी आती है, ठीक है, आपको क्रोशिया करना आता है, आपकी पेंटिंग अच्छी है, आप एक सिंपल अपना कोई भी फेसबुक आपके अंदर स्किल है या आपके अंदर आप टैलेंट अपना है एक तो फेसबुक पेज बनाओ अपना छोटा मोटा। आप कोई अब फ्री की वेबसाइट सब तो बन जाती हैं जब से आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है। कोई कोडिंग की, प्रोग्रामिंग चीज़ों को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी बस आप कोई 2-3 अच्छी ट्यूटोरियल वीडियोस देखो और आप छोटी छोटी चीज़ें खुद कर सकते हो। तो वो करो और स्टार्ट सेलिंग विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। जो घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो घर में अम्मा का स्किल है, आपका स्किल है, उसको मिलके आप अच्छी कुकीज़ बना लेते हो, अच्छे कपकेक्स बना लेते हो, स्टार्ट सेलिंग। यानी आपको पहले ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, बिल्कुल। आपकी स्किल्स आपके अंदर और कौन सी हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको फ़ौरन पता चल जाता है। समटाइम्स आप देखेंगे हमारी अभी तक ये एज हो गई है, हर कुछ अरसे बाद लग रहा होता है कि नहीं अच्छा थोड़ा-सा इंटरेस्ट अब चेंज हो रहा है, अब थोड़ी-सी फ़ील्ड को चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा अब इसमें थोड़ी-सी मज़ीद थोड़ी-सी वैरायटी लानी चाहिए। तो अगर कोई टीन्स के अंदर है तो हम उसे कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि उसको पहली दफ़ा कोई काम करने में पता चल जाएगा कि मेरा उसको इंटरेस्ट है। बेचारे को अपनी होश नहीं बिल्कुल, होती। लेकिन ये है कि स्टार्ट डूइंग, कहीं न कहीं से स्टार्ट कर दें, वक़्त के साथ-साथ खुद ही पता चल जाएगा कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है और किस चीज़ में वो अच्छा आपको क्या कर लगता है, रहे हैं। मतलब कौन सी स्किल्स आपको लगता है कि ये स्किल्स तो लाजमी एक औरत के अंदर होनी चाहिए? आजकल तो मैं कहती हूँ कि जो आपके डिजिटल स्किल्स हैं, आपका ई-कॉमर्स से लेकर आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिन स्किल्स को हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं समझा जाता था। ठीक है, तो अगर कहते थे कि अच्छा जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, क्यों सीखनी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और आईटी की अब फील्ड को भी कुछ नहीं समझते बिल्कुल नहीं थे, अब समझते थे। जमाना ही सिर्फ आईटी का हाँ, चल रहा है। अब आप देखें कि अगर आपने अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए बड़ी आपको ज़रूरत है कि आपको सेंस हो इन सब चीज़ों की, एडिटिंग की, बेसिक एडिटिंग और ये सारा कुछ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हेल्प कर रहा है, बट कुछ चीज़ों में जब आप चाहते हो कि मैं क्रिएटिव हूँ, मेरा काम डिफरेंट हो, तो फिर क्या होता है, आप डिफरेंट प्रोग्राम्स की या डिफरेंट डिज़ाइंस की जब आप अमेलमिगेशन की बात करते हो तो फिर आपके अंदर खुद स्किल्स होंगे तो आप करोगे, वरना दूसरों से ही आप काम करवाते रहोगे। तो आईटी स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ई कॉमर्स आपको ज़रूर आना चाहिए, और बाकी जो आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, निगोसिएशन स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्योंकि बार बार किसी ना किसी चीज़ ने आपको धचका तो देना है, और आजकल की जनरेशन तो फॉरेन स्ट्रेस में चली जाती है। ऐसा ही है। अच्छा हमारा, आपकी अपनी जर्नी में जो है, वो लाइफ की जो जर्नी है, उसमें कभी आपको फील हुआ ऐसा, कोई ऐसा इंसिडेंट होया हो आपके साथ कि आपने देखा हो कि कोई औरत बिल्कुल डंप हो चुकी हुई है, फिर उसने दोबारा से अपने करियर का आगाज किया और आज वो बहुत कामयाब है? कोई मिसाल है आपके पास ऐसी? मुझे तो लगता है आप अपनी मिसाल आप भी हैं वैसे। मेरे पास कुछ ऐसी भी मिसालें हैं कि जिसमें बिल्कुल ही आप कह लें कि इस तरह कुछ ख़वातीन हो गई, डेफिनेटली आई कांट नेम देम, लेकिन एक मतलब मैं एक लड़की की मिसाल दूंगी कि जो बिल्कुल सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुकी थी,
और उसके बाद उसने आप कह लें कि थ्रू काउंसलिंग और फिर अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग भेज देता है, वो आपको हौसला देते हैं, दोबारा से स्टार्ट आप करते हैं। तो माशाल्लाह उसने दोबारा से उस लड़की ने स्टार्ट किया और नहीं, क्या माशाल्लाह शी स्टार्ट इज़ डूइंग किया वेरी उसने? गुड। स्टार्ट क्या किया? यही कि उस टाइम वो शी वाज डूइंग हर मास्टर्स और जब वो बिल्कुल उसकी लाइफ में क्राइसिस आए एंड शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड और वहाँ से फिर उसने जब अपनी लाइफ को दोबारा से पकड़ा तो फिर यही है कि नाउ माशाल्लाह शी इज़ रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस और शी इज़ मैरिड माशाल्लाह उसके। काउंसलिंग आपने की थी? मैंने भी की थी, फिर वो प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट के पास भी गई, फिर उसकी फैमिली में भी एक दो लोग थे, तो पूरा एक ग्रुप था। हाँ, बट ये है कि वो फॉर्चुनेटली कह लें कि पहले मेरे पास आ गई और मैंने उसको वो गाइडलाइन दिखा दी, वहाँ से वो दिखा दिया, क्योंकि ये पर्सनल स्टोरीज होती हैं जो आपको खुद भी बड़ा इंस्पायर करती हैं और वो आपकी ज़िंदगी के लिए मिसाल बन जाती है दूसरों। और उस लड़की की मिसाल मैंने फिर बड़ी लड़कियों को दी है, जिसमें कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो गांव से जिनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने कभी मुझे कॉल की कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पाकिस्तान की, नाम नहीं मैं ले सकती, उस लड़की ने मुझे टेलीफ़ोन किया, लाहौर से कुछ छोटे इलाके से वो ताल्लुक़ रखती थी, कि उसको वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ब्रांच थी, वहाँ पे उसको मुसलसल जो है वो हरासमेंट का वहाँ पे जो है ना वो सामना हो रहा है। तो उसको फिर मैंने कुछ आप एग्जांपल्स देते हो इस तरह के लोगों की, फिर आपका उनका हौसला बनते हो, वहाँ से उनको आप गाइडलाइन देते हो। और माशाल्लाह फिर उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज की, उसको बड़े स्वेयर किस्म के वहाँ पे मिल रहे थे, इस तरह के थ्रेट्स वगैरह मिल रहे थे, और वो बच्ची थी बिल्कुल 20-21 साल की, और वहाँ से वो फिर निकली और माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल। तो ऐसे लोग ये होते हैं कि समटाइम्स आपको याद भी रखते हैं वो लोग, तो जब भी उनकी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट आती है वो फिर आपको ज़रूर बताते हैं, एक मैसेज करेंगे, आपको थैंक्स का दुआएं आपको देंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं। अच्छा, जैसे आपने भी खुद ही अपनी बात में हरेसमेंट का जिक्र किया है, हमारे मुआशरे में नॉर्मली जो फैमिलीज होती हैं वो इसलिए भी ख़वातीन को बाहर जाने से मना करती हैं बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज ना, कि हरासमेंट होती है ये वो। क्या सच में हमारे मुआशरे में अभी तक इतना डिजिटलाइजेशन आने के बावजूद भी, इतना डिजिटल हो जाने के बावजूद भी, अभी भी क्या हमारे मुआशरे में हैरेसमेंट एग्जिस्ट करती है? डू यू थिंक? अब तो ज़्यादा डिजिटल हैरेसमेंट स्टार्ट हो गई हुई है ना, उससे ज़्यादा फिजिकल हैरेसमेंट तो से ज़्यादा फील्ड पे उससे ज़्यादा हो खवातीन गई हुई कैसे है। इन चीज़ों से बच सकती हैं? सबसे पहले तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हमारे साथ क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे छोटी सी एग्जांपल दूंगी, ऐसा पेपर जो ब्लैंक है कभी उस पर आप सिग्नेचर ना करो, पढ़े बगैर किसी पेपर को आप सिग्नेचर ना करो। कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको कंप्लीट उसकी क्लॉजेस, क्योंकि समटाइम्स लीगल क्लॉजेस इस तरह से वो इंग्लिश में लिखी हुई होती हैं कि आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही होती। आप उनसे 24 आवर्स का टाइम लो, आपकी फैमिली में कोई सर्कल में कोई पढ़ा लिखा है जो बेहतर इंग्लिश पढ़ना जानता है, किसी लॉयर के पास चले जाओ, आपसे वो फीस नहीं लेगा, उससे जाके उस क्लॉज को समझ लो कि एग्जैक्टली ये क्या इस क्लॉज का मतलब है, उसको समझ के उसको पढ़ के फिर आप साइन करो। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई अकाउंट है और आप किसी कंपनी में गए हो, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका ईमेल अकाउंट के जो पासवर्ड्स हैं वो कितने लोगों के पास हैं, कितने लोग वो एक सिंगल जो क्योंकि समटाइम्स आपको पता है कि हम जो प्रोफेशनल ईमेल आईडीज़ होती हैं उसका एक्सेस एक से ज़्यादा लोगों के पास होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिहाफ पे कोई और भी इलीगल एक्टिविटी कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप किसी को ईमेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर मैं बात करूँगी कि कभी भी आप को ईमेल जो है वो 1-to-1 ईमेल नहीं करनी चाहिए। आप हमेशा एक ग्रुप के अंदर ईमेल करो, ताकि आपकी ईमेल को या तो ये ना कह दिया जाए कि जो मुझे ईमेल मिली नहीं थी, या फिर उसको मैनिपुलेट किया जाए। तो हमेशा मल्टीपल लोगों को, उस फील्ड में 3-4 लोग हैं, आपके बॉस है जो भी है, उनको आप सीसी में रखो साथ, ताकि आपकी ईमेल्स का रिकॉर्ड रहे। तो हम लोग जब फिर काम जब करते हैं ना, तो फिर लोगों को पता चलता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, क्योंकि आपको पता है जो बॉयज़ हैं वो माशाल्लाह ज़रा ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, उनमें ज़रा समझ भी ज़्यादा होती है, वो इस तरह की गलतियाँ ज़रा कम करते हैं। बट लड़कियों से ये गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो फिर वक्त के साथ सीखती हैं, और जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है या एक डैमेज हो जाता है उसके बाद वो सीखती हैं। तो एक तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, फिर आपको ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए।
जब भी आप किसी ऐसी फील्ड में जाओ, वहाँ पे SOPs आप पढ़ो कि क्या हमारे SOPs हैं यहाँ पे, हमारे क्या यहाँ पे वैल्यूज़ हैं उस कंपनी की। फिर उस कंपनी को चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि आप छोटी मोटी ट्रेनिंग दो और देते रहो। ऐसे नहीं है कि बस एक दफ़ा दे दी, हर कुछ महीनों बाद, 1 साल में एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा, ऑन एंड ऑफ वर्क एथिक्स के ऊपर आपकी जो है वो ईमेल्स होनी चाहिए, ताकि मेल और फीमेल, क्योंकि दोनों की राइट्स हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि जी मेल्स के कोई राइट नहीं है, दोनों को अपनी अपनी राइट्स का पता हो और दोनों को पता हो कि हम एक दूसरे की राइट्स को इंटरवीन नहीं कर सकते। हरासमेंट दोनों साइड से हो जाती है। अगर एक फीमेल सीनियर लेवल पे बैठी हुई है, वो जूनियर लेवल के किसी मेल के साथ हरासमेंट का कोई ना कोई चीज़ वो कर सकती है, विच कुड नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो क्योंकि हरासमेंट वहीं पर ही होती है जहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ पावर होती है, जहाँ पे हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि हमारे पास ये पावर है तो अब हमें इसको मिसयूज करना है। तो वो मेल साइड से भी हो सकती है, फीमेल साइड से भी हो सकती है। अच्छा, हमारे सोसाइटी के अंदर ये भी बहुत चीज़ है कि औरत जो होती है ना, हमेशा बेचारगी वाला एक कार्ड जो है ना वो लाजमी प्ले करती है। ठीक है, क्या लगता है ऐसा होता है? मासूम होती है, बेचारी होती है औरत? होती नहीं है, उसको थोड़ा सा बना दिया जाता है, थोड़ा सा उसको सिखा दिया जाता है कि थोड़ा बन के दिखाओगी तो तुम्हारा काम निकल आएगा। ठीक है, तो वो आप कह लें कि जनरेशन टू जनरेशन वो आदत पास हुई हैं। लेकिन अब आके जहाँ पे इक्वल राइट्स की बात आती है, तो अब जो इस जनरेशन के जो लड़के हैं ना, वो फिर दे डोंट टेक दिस कार्ड। वो कहते हैं कि अगर ख़वातीन इक्वल राइट्स की बात कर रही हैं तो फिर काम भी फिर इक्वल करें। तो अब जो है ना चीजें चेंज हो गई हैं। हाँ, लेकिन हमारा ये ना कि इक्वल राइट्स का लेते, लेकिन खवातीन अगर बस में ट्रैवल कर रही हूँ या कहीं पर हूँ या सीट नहीं मिल रही तो खड़ी होती है, बोला हम औरत है, हमारा लिहाज करो, हमें बैठने दो ना। वहां पर फिर क्या हो जाता है? खवातीन को क्या हो जाता है, बस वो यही है ना, तरबियत उस तरह की हुई है कि उनको पता है कि खवातीन है, इज्जत मिलनी चाहिए, मिलेगी। और आई थिंक कि खड़े रहने में कोई हर्ज भी नहीं होता है, हर्ज नहीं है। लेकिन वहां पे मैं कहूंगी कि फिर एक ऐसा लड़का जो जेंटलमैन है, जिसकी अच्छी तरबियत हुई है, वो उसको फिर खड़ा नहीं रहने देगा। वहां पे फिर उसकी तरबियत पता चल जाएगी। ठीक है, औरत तैयार रहे खड़े होने के लिए, तैयार रहे जी, औरत कुछ भी कर सकती है। वैसे यू लर्न जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे आप समझ रहे, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की हरासमेंट के ऊपर ही, मेरे ख्याल में एक औरत के लिए बड़ा आसान है कि उसको बाहर भी जाना नहीं पड़ता, उसको कोई बस, वैगन, रिक्शा या सड़क पर खड़ा होना नहीं पड़ता, वो आराम सुकून से अपना मोबाइल ओपन करे और यू लर्न जैसे प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो अपना तालीमी सफर जो है वो शुरू कर सके। क्या समझती हैं? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप कह लें कि इसके बाद तो एक्सक्यूज़ ही नहीं कोई रह जाता कि अब वो जी बाहर नहीं निकलना, या हरासमेंट होती है, या सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं वैसे। ठीक है, अच्छा अमारा, आप क्या समझती हैं एक औरत को अपने करियर को मज़ीद बेहतर करने के लिए जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे हैं उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हैं, या कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकती हैं घर बैठे हुए और बिना किसी चार्ज के? ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड कौन सी है। जो जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरनेशनल, वो आपको फ्री कोर्सेज देती हैं, तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे आपको फ्री लर्निंग के, वर्चुअल लर्निंग के पोर्टल्स मिलेंगे, उनमें जाएं, एनरोल हूँ, आपको 1 वीक, 2 वीक्स, 1 मंथ तक की आपको कोर्सेज मिलेंगे। कुछ इतने भी सस्ते हैं कि $10, $20 में आप कर लोगे। बहुत ज़बरदस्त कोई कोर्स है $50, $70 में। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अपने ऊपर लगा रहे हो। मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ ख़वातीन को कि जैसे महीने में उन्होंने 1-2 सूट ज़रूर बनाने होते हैं, जिसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो आप ये चीज़ अपने अंदर ले आओ कि हर महीने आपने कोई ना एक नया छोटा कोर्स करना है। बेशक 1 महीने का आप ना करो, 5 डेज़ वाला कर लो, 3 डेज़ वाला कर लो, कोई नई बुक खरीद लो। जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं 5 डेज़ वाले, 10 डेज़ वाले, इनका क्या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है? अपना करियर स्टार्ट कर सकती हैं? अच्छा, करियर स्टार्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये आप कह सकते हो कि अपग्रेड कर सकते हो। जैसे अब आपको पता है कि पहले एक डॉक्टर्स होते थे, डिग्री कर ली बस आप डॉक्टर हो, अब सारी जिंदगी बस वही करते जा रहे हो। अब तो सबसे ज्यादा डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता है। जो जितना टेक्निकल नॉलेज ले रहा है उसको उतना ही पढ़ना पड़ता है। और दूसरा ये होता है कि आपको ना ब्रेन फॉग जैसे मसले, जैसे आजकल बहुत अर्ली डिमेंशिया के साइंस आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप जो जहन है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर हम सिर्फ काम करते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी बहुत अच्छी डिग्नेशन पे बैठी हूँ, डेजिग्नेशन पे बैठ के मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन मैं लर्न कुछ नहीं कर रही। मेरी इंटरेक्शन हो रही है, मुझे लग रहा है कि ठीक है मैं इंटरेक्शन के थ्रू मैं कुछ लर्न कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ मेमोराइज नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नया नहीं सीख रही, और मुझे मुसलसल मैं किसी स्ट्रेस के अंदर भी हूँ।
अब मेरे जो किसी न किसी जो दिमागी कोई आप कह लें कि मसाइल हैं, उनमें जाने के ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, क्योंकि एक तो काम का प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा, दूसरा ये है कि मैं कुछ नया लर्न नहीं कर रही। मेरा दिमाग काम नहीं इस टाइम कर रहा जो उसको करना चाहिए, उस ऐसे पोर्शन को जो कि कहता है कि मुझे हर वक़्त बिज़ी रखो। अब हमने पूरे दिमाग को जो है, जो उसकी 4 साइड्स हैं दिमाग की, उनको सिर्फ़ स्ट्रेस में या काम में बिज़ी रखा हुआ है। जब हम कोई चीज़ नई लर्न करते हैं, हमारा जो माइंड है ना, उसकी अल्लाह ताला ने इसे इलास्टिसिटी रखी हुई है, जैसे एक रबर बैंड की होती आप है, जैसे मर्जी उसको मोल्ड कर मोल्ड सकते कर हैं। लेते हैं। तो जब हम कुछ लर्न करते हैं ना, तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती जाती बढ़ती है। जाती है। और बहुत सी रिसर्चेज़ ऐसी हुई हैं हार्वर्ड के अंदर, और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स ने ऐसी रिसर्चेज़ की हैं, जिसके अंदर एक टर्म होती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, जिसमें आपने अक्सर सुना होगा, किसी कोई खबर पढ़ी होगी, 80 साल के आदमी ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 90 साल की औरत ने जो है वहाँ पे आप देखें कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया। क्योंकि ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग की कोई एज नहीं है, किसी भी एज के अंदर आप पढ़ना स्टार्ट कर आप सकते सीख हो। सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो छोटे-छोटे कोर्सेज़ होते हैं, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनसे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हो, क्योंकि ये जो छोटे कोर्सेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि कोई बहुत बंदा बड़ा कोई नाम नहीं भी है, लेकिन उसने जब वो कोर्स बनाने बैठता है ना, तो वो अपनी कोशिश करेगा कि बेस्ट रिसर्च करके वो चीज़ें कुछ मॉड्यूल्स बनाए। और आपने उस बंदे की वो मेहनत पढ़ ली है उन 5 दिनों के अंदर, जो उसने शायद 5 महीनों में की होगी, और जो उसने बेस्ट एक उसकी समरी निकाली थी, आपने वो पढ़ ली है। और हर दफ़ा ऐसे हर कोर्स में ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि अपने आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हो। लेकिन उसके साथ में ज़्यादा ज़रूरी ये भी कि खाली आप पढ़ना रहे हो, उसको पढ़ने के बाद फिर आप साथ ही उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कर लो आप। अच्छा, हमारा मुझे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, वैसे अभी अभी आया, बल्कि राइट नाउ, वो इसमें पेपर में नहीं लिखा हुआ था। आपको क्या लगता है, आप तो माशाल्लाह से काउंसलर भी हैं, ठीक है, आपको लगता नहीं है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर करना बहुत कुछ चाह रही होती हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर होल्ड किया हुआ होता है? ऐसी कौन सी चीज होती है जो उनको रोके रखती है, वो अपना आप बाहर नहीं उस तरह से निकाल पाती जिस तरह से वो दुनिया को दिखाना चाह रही होती है कि दिस इज मी एक्चुअली? अच्छा, ये 2 तरह की खवातीन होती हैं। एक तो वो होती हैं जिनके अंदर फ़ियर होता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि शुरू से फैमिली वालों ने बिल्ड ही नहीं किया होता कि तुम कुछ कर सकते हो। लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बस तुम्हारी शादी हो सकती थी, बच्चे पैदा कर सकती थी, वो तुमने कर लिया है, या वो तुम करोगी। दूसरी खवातीन वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंफर्ट में चली जाती हैं। जब आपका कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है, आपको रियलाइज़ हो रहा होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इतने अच्छे होते हैं, आप सुकून से घर में बैठे हुए हो, आपके सारे काम हो रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप उठो और कुछ काम करो। तो ये दोनों जो सिचुएशंस हैं, तो फिर इसमें जवाब किसको देना है वैसे? अगर मिसाल के तौर पर आपके घर वाले तो खैर छोड़े, लड़कियों की अगर शादी हो जाए, ठीक है, शौहर आपका कह दे कि जी यहाँ तो ठीक है, अपना करियर स्टार्ट कर लो, या फिर मुझे रख लो, दोनों में से कोई एक चीज चूज कर लो, तब औरत बेचारी क्या करे फिर? अच्छा, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें मैं कहती हूँ कि आप फ़ौरन उसको रिएक्ट ना करो। ठीक है, अगर हस्बैंड चाह रहे हैं कि अभी आप ना करो, वो शायद उस फेज़ में, उस मूड में है, आप अपनी लर्निंग को स्टॉप ना करो। एग्जैक्टली, आप 1 सीखते साल, रहो। 2 साल, हाँ। 3 साल, एक टाइम ऐसा आएगा कि हस्बैंड अपने कामों में या अपनी चीज़ में लग जाएगा, उसको शायद वो अपनी फैमिली से शायद उस टाइम प्रेशर मिल रहा हो, अपनी मदर से या किसी बहनों से या और कहीं से प्रेशर मिल रहा हो कि भाई अपनी बीवी से काम नहीं करवाना, या इसको क्यों काम कहना है। बट हालात चेंज हो जाते हैं आजकल। तो आपको पता है कि आजकल तो आज आप कुछ हो, कल आप कुछ हो, आपकी जो मेंटालिटी फौरन ऐसे चेंज होती है। तो आप अच्छे टाइम का आने का वेट करो, बजाय कि घर में लड़ाइयाँ डाल के बैठ जाओ कि नहीं मैंने हाउसवाइफ नहीं बनना, मैंने काम नहीं करना है। बिल्कुल, आप राइट टाइम का वेट करो और अपने आप को इक्विप करते जाओ कि जब आप निकलो तो लोग हैरान रह जाएंगे, अच्छा इतना कहाँ से सीख लिया था। अंदर ही अंदर जो है ना अपने चीजें करते रहो। अच्छा, हमारा जाते जाते यू लर्न जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में लड़कियों को, स्पेशली फीमेल्स को, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हम एम्फसाइज़ करते हैं लड़की की इज़्ज़त के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर। मैं कहती हूँ कि अगर आपने अपनी इज़्ज़त करवानी है, वाकई अगर आप चाहते हो कि आपकी इज़्ज़त हो, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो, तो इक्विप करो अपने आप को डिफरेंट स्किल्स के साथ, अपनी एजुकेशन लो, क्योंकि अब जो वक्त आ गया है ना, उसमें करियर के बगैर, एक अच्छे करियर के बगैर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। चाहे आप का बैकग्राउंड जो भी है, नहीं है। क्योंकि आप देखो, आपके कजन्स, आपके सिबलिंग्स एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे और उस वहां पे जाके वो आपको कहेंगे अच्छा तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेती हो, या तुम्हारे अंदर क्या है, क्योंकि अब वक्त ऐसा आ गया है, बहुत ज्यादा हो चुका है। तो उस मुकाम पे जाके आप वो रियलाइज करो या आपको दुख हो,
तो अच्छा है कि आप जैसे मैंने कहा कि इक्विप करते रहो जब मौका मिले, ठीक है। बहुत, क्योंकि अब तो देखिए आप, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए। आपके अंदर स्किल हो, आप बस आगे चले जाओ कि हाँ ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि आपने जॉब ही करनी जॉब है, ही करनी है, या आप आपने अपना बिजनेस ऑनलाइन बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल बहुत कुछ। आप पार्ट टाइम कुछ काम कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप वॉलंटियर काम कर सकते हो। एवरीथिंग इज नॉट फॉर मनी, ठीक है। आप वॉलंटियर काम कर सकते हो, दूसरों को हेल्प कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हमारा ने बस एक ही गो में, एक ही सांस में बहुत कुछ कह दिया। वैसे चाय का कप आ गया था वैसे थोड़ा सा लेट, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं, चाय इकट्ठे भी लेते हैं बाद में। इसी के साथ ही पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आप लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।